नेक्स्ट है क्लाइमेट। पांचवा यूनिट है क्लाइमेट का। तो सबसे पहले वेदर क्या होता है? स्टेट या कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ गिवन प्लेस एंड एट अ गिवन टाइम। किसी प्लेस के मान किसी स्थान पे एक सर्टेन टाइम के लिए अगर कोई कंडीशन बना रहा है, वेदर कंडीशन, उसको वेदर कहते हैं। इन्वायरमेंटल कंडीशन बना रहा है, उसको वेदर कहते हैं। ठीक है। एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं? कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस मिक्सचर ऑफ द गैसेस दैट सराउंडेड द अर्थ इज नोन एज द एटमॉस्फेयर. It extends up to the height of 1600 kilometer. However, 99% of the total mass of the atmosphere within a height of 40 kilometer from the Earth's surface. आगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। बेस्ड ऑन वर्टिकल टेम्परेचर डिफरेंस एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 4 लेयर। वर्टिकल टेम्परेचर डिफरेंस के अकॉर्डिंग इसको 4 लेयर में डिवाइड किया गया है। पहला है ट्रोपोस्फेयर, दूसरा है मेसोस्फेयर, तीसरा है थर्मोस्फेयर, चौथा है एक्सोस्फेयर। पहला है ट्रोपोस्फेयर, दूसरा है स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा है मेसोस्फेयर, उसके बाद थर्मोस्फेयर। ठीक है। तो ट्रोपोस्फेयर के बारे में जानते हैं। तो इट इज़ द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ 8 से 18 किलोमीटर इसकी हाइट होती है। ठीक है। सबसे लोअर लेयर होता है ये, एक्सटेंडिंग अप टू 8 to 80 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ठीक है। 8 किलोमीटर पोलर रीजन और 18 किलोमीटर इक्वेटर। टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन अल्टीट्यूड एट द रेट ऑफ 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। ठीक है। इट इन्फ्लुएंस अर्थ क्लाइमेट। अगला है इट इज डेंस पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन 85% ऑफ द टोटल एटमॉस्फेरिक मास। टोटल एटमॉस्फेरिक मास का 85% तक ट्रोपोस्फेयर कवर किया है। ऑल वेदर फिनोमेना लाइक क्लाउड, रेन, मिस्ट, फॉग, ड्यू एक्सेट्रा ऑकर्स इन द ट्रोपोस्फेयर। सारे ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं। दूसरा होता है स्ट्रेटोस्फेयर। इट इज अ सेकंड मेजर एटमॉस्फेरिक लेयर विच लाइज बियॉन्ड द हाइट ऑफ 8 से 18 किलोमीटर के बाद एक्सटेंडिंग अप टू 50 सेंटीमीटर यानी 18 से 50 किलोमीटर तक रहता है। इट इज़ वार्मेस्ट लेयर, इसको वार्मेस्ट लेयर कहते हैं। इंक्रीजेज टेम्परेचर विद एल्टीट्यूड। increases temperature with altitude. It is an actual seat of most of the photochemical reactions in air. Due to the presence of ozone layer, UV rays are absorbed, hence it is also called ozonosphere. Most of concentration of ozone is present about a height of 25 kilometer from the earth's surface. 25 kilometer of the earth's surface. ठीक है। Most of the concentration of ozone present in the about a height of 25 किलोमीटर ऑफ अर्थ सरफेस, यानी लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है। अगला है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर की बात करिए। इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के बाद होता है हाइट ऑफ 50 किलोमीटर एक्सटेंडिंग अप टू 80 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। कोल्ड रीजन होता है ये मीजोस्फेयर। स्ट्रॉन्ग डिक्रीजेज इन टेम्परेचर विद इंक्रीजेज इन द अल्टीट्यूड। अगला है थर्मोस्फेयर। अगला क्या है? थर्मोस्फेयर लास्ट। इसके बाद एक्सोस्फेयर कहा जाता है थर्मोस्फेयर के बाद। इट इज इन दिस लेयर एटमॉस्फेरिक डेंसिटीज आर एक्सट्रीमली लो। डेंसिटी बहुत कम हो जाती है। फ्रॉम अर्थ सरफेस इट इज एक्सटेंडिंग अ हाइट ऑफ 80 किलोमीटर अप टू 1600 किलोमीटर। 80 से 1600 किलोमीटर तक होता है। द लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द लोअर लेयर ऑफ थर्मोस्फेयर इज कॉल्ड द आयनोस्फेयर। थर्मोस्फेयर का जो लोअर लेयर होता है उसको आयनोस्फेयर कहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन इज मेड पॉसिबल थ्रू दिस आयोनाइज्ड लेयर। ठीक है। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर कॉल्ड एक्सोस्फेयर। उसके बाद से जो स्फीयर होता है उसको एक्सोस्फेयर कहते हैं। एक्सोस्फेयर इज द लेयर एबव आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर के बाद मतलब कह सकते हैं थर्मोस्फेयर का जो निचला लेयर है उसको हम कहते हैं आइनोस्फेयर। उसके बाद वाले को एक्सोस्फेयर कहते हैं। टेम्परेचर इंक्रीजेज विद द एल्टीट्यूड। इसमें भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है विद द एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ। ठीक है। उसके बाद है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर या प्रिंसिपल गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर। तो पहले गैस है उसका वॉल्यूम में परसेंटेज दिया। तो नाइट्रोजन का 78.08%, ऑक्सीजन का होता है 20.95%, आर्गन का होता है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03, कहीं कहीं 0.04 दिया है। 300 से 360 ppm तक होता है। नियॉन होता है 0.0018%। नियॉन होता है 0.0018%। अगला है कंपोजिशन ऑफ सोलर एयर। नाइट्रोजन परसेंटेज इन मोर या लेस सेम एज इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है। ऑक्सीजन लेवल स्लाइटली डिक्रीजेज एज कम्पेयर टू द एटमॉस्फेयर। सॉइल में थोड़ा कम होता है। CO2 लेवल विल बी नियरली 8 to 10% मोर। 0.25% आर कंपेयर टू एटमॉस्फेयर परसेंट। उसमें होता है 0.03% और सॉइल में होता है 0.0 हटा तो 0.3% माना। ठीक है। इतना होता है। अगला है सोलर कांस्टेंट की बात करें तो इसमें इसका मतलब होता है कि किसी 1 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया हो। ठीक है। उसको 1 मिनट में कितना एनर्जी गिर रहा है उसको हम कहते हैं सोलर कांस्टेंट। डिफाइन किया गया। डिफाइन द एनर्जी फॉलिंग इन द 1 मिनट ऑन अ सरफेस एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एट द आउटर बाउंड्री ऑफ द एटमॉस्फेयर हेल्ड नॉर्मल टू द सनलाइट एट द मीन डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। सोलर कांस्टेंट की बात करें, सोलर कांस्टेंट वैल्यू इज 1.94
कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट होता है, 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। या एसआई यूनिट की बात करें तो 1353 वाट पर मीटर स्क्वायर, 1353 वाट पर मीटर स्क्वायर, 1353 वाट पर मीटर स्क्वायर, 1353 वाट पर मीटर स्क्वायर। The solar radiation is received in the form of electromagnetic waves या particles are called is the quantum या photons, ठीक है। PAR photosynthetic active radiation की बात करें, photosynthetic active radiation, तो photosynthesis in green leaves use solar energy in wavelengths from 0.4 to 0.7 माइक्रोमीटर, ठीक है। या रेडिएशन 400 से 700 नैनोमीटर में, 400 से 700 नैनोमीटर इज मोस्ट एक्टिव इन फोटोसिंथेसिस, इज नोन एज द फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन पीएआर, ठीक है। पीएआर या फोटॉन्स आर मेजर्ड बाय क्वांटम सेंसर द्वारा मेजर होता है। यूनिट इज आइंस्टीन या वाट पर मीटर स्क्वायर, यूनिट क्या होता है आइंस्टीन या वाट पर मीटर स्क्वायर। लक्स की बात करें, इट इज द ओल्डेस्ट यूनिट टू मेजर इंटेंसिटी या ब्राइटनेस ऑफ सोलर रेडिएशन, इट इज द ओल्डेस्ट यूनिट टू मेजर इंटेंसिटी यानी ब्राइटनेस ऑफ द सोलर रेडिएशन, ठीक है। अगला है स्पेक्ट्रोमीटर, मेजर सोलर रेडिएशन इन नैरो वेव बॉन्ड, मेजर सोलर रेडिएशन इन नैरो वेव बॉन्ड्स। लैप्स रेट की बात करें, लैप्स रेट वही जो वर्टिकल टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था जो, या ग्रेडियंट इन एक्सप्रेस्ड एज द लैप्स रेट। नॉर्मली लैप्स रेट होता है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर स्क्वायर। एडियाबेटिक लैप्स रेट की बात करें तो एडियाबेटिक लैप्स रेट का मतलब होता है कि द रेट एट विच द टेम्परेचर चेंज इन द एयर राइजेज या फॉल, एयर राइजेज या फॉल की वजह से जो टेम्परेचर चेंज होता है उसको एडियाबेटिक लैप्स रेट कहा जाता है। ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट होता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। द कंडीशन इन विच देयर इज abort rise instead of fall in the temperature is called the inversion। लैप्स रेट और एडियाबेटिक लैप्स रेट में डिफरेंस है। एडियाबेटिक लैप्स रेट डिटरमाइन किया जाता है कि अल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ जो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। एडियाबेटिक लैप्स रेट में होता है कि एयर राइज या फॉल होने की वजह से जो टेम्परेचर में चेंजेस हो रहे हैं। एल्बिडो किसे कहते हैं, द रेशियो बिटवीन इनकमिंग एंड आउटगोइंग सोलर रेडिएशन ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है। परसेंटेज ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बाय योर सरफेस इज नोन एज द एल्बिडो, कितना आया उसमें से कितना चला गया, इनका रेशियो ही एल्बिडो कहलाता है। इट इज एक्सप्रेस्ड इन द परसेंटेज, द एल्बिडो ऑफ द क्रॉप सरफेस इज रेंजेस बिटवीन 23 से 30%। क्रॉप सरफेस का होता है 23 से 30%। फ्रेश सोनो का होता है 75 से 95%, सबसे ज़्यादा 75 से 95%। साइक्लोन, a cyclone is a roughly circular low pressure area whose diameter may be from 100 to 1000 miles and wind movement towards the center. Atmospheric pressure is always lowest in the center of this region and increases rapidly to outward. Example, tornado, typhoons, hurricanes are names of cyclone। ये लो प्रेशर क्रिएट हो गया सेंटर में। जब लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर होने के लिए टेम्परेचर हाई होना चाहिए, टेम्परेचर अधिक होगा, लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर होगा तो एयर क्या करेगा, राइज करेगा यहाँ से, ये सेंटर से एयर राइज करेगा। जब सेंटर से एयर राइज करेगा ऊपर वर्टिकली, तो जो उसके आसपास हाई प्रेशर है वहाँ से क्या होगा, एयर मूव करेगा सेंटर को कवर करने के लिए। और जब सेंटर को कवर करने के लिए एयर मूव करेगा तो वो एक सर्कल बनाएगा, जो कि सर्कल मूव करता है राइट टू लेफ्ट, और सेंटर में आएगा। यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा और यहाँ से लो प्रेशर से हवा उठता जाएगा और वो एक टर्नेडो की तरह बनता जाएगा, जिसको टाइफून, हरिकेन, ये सारे हमारे टर्नेडो भी नाम है, अलग अलग कंट्री द्वारा इसका नॉमेनक्लेचर किया जाता है। सभी कंट्री का सामूहिक रूप से नॉमेनक्लेचर होता है, बारी बारी से सबकी बारी आती है। क्लाइमेट की बात करें, क्लाइमेट इज जनरलाइज्ड वेदर या समेशन ऑफ वेदर कंडीशन ओवर अ गिवन रीजन ड्यूरिंग अ कंपैरेटिवली लॉन्गर पीरियड। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट की बात करें तो सबसे पहले डी कैंडोल ने 1980 में दिया था, द फर्स्ट पर्सन टू अटेम्प्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट बेस्ड ऑन द वेजिटेशन। दूसरा है कोपेन 1936 डिवाइडेड द वर्ल्ड क्लाइमेट इनटू 5 ग्रुप्स बेस्ड ऑन वेदर एलिमेंट। किसके बेस पे, तो वेदर एलिमेंट के बेस पे। उसके बाद आता है हमारा कोपेन 1936 वेदर एलिमेंट के बेस पे 5 ग्रुप में बांटे। तो उसके बाद आता है ट्रोल क्लासिफिकेशन। ट्रोल क्लासिफिकेशन, ये classification has been found satisfactory to explain vegetation zone of the tropical Africa and South America. Classification is suitable for agriculture purpose। ये ट्रोल क्लासिफिकेशन सुटेबल होता है एग्रीकल्चर पर्पज के लिए। द इक्री सेट, जो कि हैदराबाद में है, पतंजलि हैदराबाद में, एडॉप्टेड दिस मेथड फॉर क्लासिफाइंग सेमी एरिड ट्रॉपिक्स इन इंडिया। सेमी एरिड। नेक्स्ट है थॉर्नवेट क्लासिफिकेशन। थॉर्नवेट का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द पीई इंडेक्स, प्रेसिपिटेशन इंडेक्स के हिसाब से है, एंड टीई एंड सीजन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। पीई इंडेक्स इक्वल्स टू होता है प्रेसिपिटेशन अपॉन इवेपोरेशन इनटू 100, वेयर पी बराबर प्रेसिपिटेशन ऑफ इफेक्टिवनेस, पी बराबर होता है एनुअल प्रेसिपिटेशन, ई बराबर होता है एनुअल इवेपोरेशन। मॉइस्चर डेफिसिट इंडेक्स एमडीआई क्या होता है, एआईसीआरपी ऑन ड्राईलैंड, ये एआईसीआरपी ऑन ड्राईलैंड एडॉप्टेड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द एमडीआई। एमडीआई इक्वल्स टू होता है मॉइस्चर डेफिसिट इंडेक्स इक्वल टू होता है पी माइनस पीईटी अपन पीईटी गुणे 100, जहाँ पे पी होता है प्रेसिपिटेशन, पीईटी होता है पोटेंशियल इवेपोर ट्रांसपिरेशन अपन पीईटी पोटेंशियल इवेपोर ट्रांसपिरेशन गुणे 100। टाइप ऑफ क्लाइमेट एमडीआई वैल्यू, तो पहला होता है सब ह्यूमिड 0 से 33.3, सेमी एरिड का होता है -33 से -66.6, और एरिड का होता है -66.6 से भी अधिक, ठीक है। और ह्यूमिड का इसमें छोटा हुआ था, ह्यूमिड का होता है 33.3 से 66.6, 33.3 से 66.6, यानी कह सकते हैं
कि 0 से अगर स्टार्ट करें तो सब ह्यूमिड और ह्यूमिड आता है, तो सब ह्यूमिड आता है 0 से 33.3 तक, और 33.3 से 66.6 तक आता है ह्यूमिड। अब माइनस में जाएँ तो -33.3 से -66.6 तक सेमी एरिड आता है, और -66.6 से ऊपर जो होता है वो एरिड आता है। अगला है मेजर्स ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मीन्स वाटर वेपर कंटेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर, वाटर वेपर कंटेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें, रिलेटिव ह्यूमिडिटी तो वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर अपॉन वाटर वेपर रिक्वायर्ड फॉर द सेचुरेशन गुणे 100, वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर अपॉन वाटर वेपर रिक्वायर्ड फॉर सेचुरेशन गुणे 100। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। वही सिंपलेस्ट इन मेजरमेंट, मोस्टली यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी मोस्टली यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर होता है, इसको परसेंटेज में मेजर करते हैं। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की बात होती है, यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होता है ग्राम पर मीटर क्यूब, ग्राम पर मीटर क्यूब। रिलेटिव ह्यूमिडिटी परसेंटेज में, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ग्राम पर मीटर क्यूब। उसके बाद स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो होता है ग्राम पर केजी, ग्राम पर केजी, उसका यूनिट ग्राम पर केजी होता है। उसकी वजह से फॉर्म्स ऑफ प्रिसिपिटेशन की बात करें तो रेनफॉल 0.5 to 6 mm, 0.5 से अधिक टू 6 mm तक जो होता है ड्रॉपलेट्स का साइज वो रेनफॉल होता है। ड्रिजल होता है 0.5 mm से कम के साइज को ड्रिजल्स कहते हैं। स्नो कहते हैं आइस क्रिस्टल रिजल्टिंग फ्रॉम द सब्लिमेशन के द्वारा आइस क्रिस्टल का जो प्रिसिपिटेशन होता है उसको हम स्नोफॉल कहते हैं। ड्यू किसको कहते हैं, मॉइस्चर कंडेंस्ड इन स्मॉल ड्रॉप्स अपॉन कूल सरफेस, मॉइस्चर कंडेंस हो जाता है स्मॉल ड्रॉप्स के फॉर्मेट में कूल सरफेस पे। फ्रॉस्ट की बात करें तो अ फीदरी डिपॉजिट ऑफ आइस, अ फीदरी डिपॉजिट ऑफ आइस। फॉग की बात करें अ थिन क्लाउड ऑफ वेरिंग साइज ड्रॉपलेट्स ऑफ 1 to 50 माइक्रॉन, 1 to 50 माइक्रॉन। मिस्ट की बात करें अ वेरी थिन फॉग ड्रॉपलेट साइज इज 50 to 150 माइक्रोन, 50 to 150 माइक्रोन। वेपर की बात करें तो वाटर वेपर इन द एटमॉस्फियर इट constitutes only about 0.001% of the total global water, अगला टेम्परेचर। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल ऑफ वीदर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल ऑफ वीदर। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो ऐसा यूनिट होता है टेम्परेचर का डिग्री सेंटीग्रेड। सेल्सियस की बात करें डिग्री सेंटीग्रेड की, इन सेल्सियस स्केल द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है वो मेल्टिंग पॉइंट 0 होता है और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड रिस्पेक्टिवली होता है। सी इक्वल्स टू होता है सेल्सियस इक्वल टू F-32 ब्रैकेट में अपन इंटू 5/9 इंटू 5/9। फ़ारेनहाइट की बात करते हैं, फ़ारेनहाइट स्केल मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है मेल्टिंग पॉइंट, और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। एफ इक्वल्स टू होता है सी ब्रैकेट में 9/5 प्लस 32, सी ब्रैकेट में 9/5 प्लस 32। केल्विन होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन यूनिट्स व्हेन देयर इज नो एक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस देन इट इज सेड टू बी द जीरो केल्विन। जीरो केल्विन पे क्या होगा, मॉलिक्यूल में कोई एक्टिविटी नहीं होगी। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन इसके लिए 273 डिग्री केल्विन, एंड स्टीम पॉइंट जो होता है उसका 373 डिग्री केल्विन होता है। केल्विन इक्वल्स टू होता है डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 केल्विन के लिए 273। इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो मैक्सिमम थर्मोमीटर जो होता है वो हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है ड्यूरिंग द डे। इट कंसिस्ट ऑफ हॉलो ग्लास ट्यूब विद द मरकरी उसमें भरा होता है, ठीक है। मिनिमम थर्मोमीटर की बात करें तो उसमें एल्कोहल भरा होता है, ठीक है, लोएस्ट टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। सॉइल थर्मोमीटर की बात करें तो वो भी उसमें भी मरकरी भरा होता है विद एबेंट एट द बल्ब इंड, उसके इंड में बल्ब ग्लास बल्ब बना होता है। थर्मोकपल्स की बात करें तो दीज आर यूज्ड फॉर मेजरिंग सॉइल टेम्परेचर एंड दे आर टू टाइप वाइज थर्मो इलेक्ट्रिक एंड थर्मो रेसिस्टेंस, थर्मो इलेक्ट्रिक एंड कुछ फिनोमिनन्स का नाम दिया गया है। फिनोमिनन्स में पहला आता है कंटूर, लाइन्स ज्वाइनिंग इक्वल एलिवेशन, उसको हम कंटूर कहते हैं। इक्वल एलिवेशन को जो लाइन ज्वाइन करती है उसको कंटूर हम कहते हैं। आइसोपेल्स किसको कहते हैं तो लाइन ज्वाइनिंग यूनिफॉर्म वैल्यू ऑफ एनी फिनोमिना, यूनिफॉर्म वैल्यू ऑफ एनी फिनोमिना किसी को भी ज्वाइन करें उसको आइसोपेल्स कहते हैं। आइसोबार किसे कहते हैं, इमेजिनरी लाइन्स कनेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आइसोहाइट्स इक्वल अमाउंट ऑफ रेनफॉल। आइसोबाथ का वाटर टेबल इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर टेबल एलिवेशन को कनेक्ट करता है। आइसोहेल्स किसे कहते हैं तो इक्वल सनसाइन आवर्स वाले पॉइंट्स को कनेक्ट करता है, इक्वल सनसाइन आवर्स वाले पॉइंट को कनेक्ट करता है आइसोहेल्स। आइसोफेन किसको कहते हैं तो कनेक्टिंग लाइन पॉइंट्स ऑफ सिमिलर सीजनल फिनोमिनन वाले प्लेस को कनेक्ट करेगा तो उसको हम कहेंगे आइसोफेन। आइसोथर्म किसे कहते हैं, इक्वल टेम्परेचर वाले पॉइंट्स को कनेक्ट करें। आइसोटॉप किसे कहते हैं, इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हों जिन मटेरियल्स में। उसके बाद से आइसोपल्वियल किसे कहते हैं तो इक्वल डेप्थ ऑफ रेनफॉल को कनेक्ट करने वाली लाइंस को ज्वाइन करने वाली लाइंस को कहेंगे आइसोटेक किसको कहते हैं, इक्वल विंड वेलोसिटी वाले प्लेस को कनेक्ट करने वाली लाइन को कहते हैं। आइसोस्टेयर किसको कहते हैं, कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ कांस्टेंट मॉइस्चर कंटेंट वाले प्लेस को। आइसोडेमिक ज्वाइन प्लेस ऑफ सिमिलर डिजीज सीवियरिटी वाले लाइन को कनेक्ट करने प्लेस को कनेक्ट करने वाली लाइन को हम कहते हैं आइसोडेमिक। आइसोक्लाइंस connecting the least cost combination of input for all output, inputs for all outputs। अगला है इंस्ट्रूमेंट एंड देयर यूजेस।
इंस्ट्रूमेंट और यहाँ यूजेज दिया है। अल्टीमीटर हाइट को मापता है। एनेरॉयड बैरोमीटर की बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। एनीमोमीटर की बात करें तो विंड स्पीड को, एनीमोमीटर विंड स्पीड। बियोफोर्ड स्केल की बात करें तो विंड फोर्स इन सी, विंड फोर्स इन सी, समुद्र में विंड के फोर्स को मेजर करता है। किस्कोग्राफ जो होता है, क्रिस्कोग्राफ ग्रोथ ऑफ प्लांट को मेजर करता है। डायनेमोमीटर जो होता है कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कैम्बल स्टॉक जो होता है ड्यूरेशन ऑफ सनसाइन को मेजर करता है, कैम्बल स्टॉक ड्यूरेशन ऑफ सनसाइन को मेजर करता है। नेक्स्ट है हमारा विंड वेन, विंड डायरेक्शन को मेजर करता है। ईसीजी होता है मूवमेंट ऑफ हार्ट को, मूवमेंट ऑफ हार्ट बीट को मेजर करता है। टेंसियोमीटर की बात करें तो सॉइल मॉइस्चर टेंशन को मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर जो होता है इलेक्ट्रिकल करंट को। पोरोमीटर जो होता है स्टोमेटल बिहेवियर को, स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग बिहेवियर को मेजर करता है पोरोमीटर। हाइड्रोमीटर की बात करें तो मीजर्स रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स, मीजर्स रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। हाइग्रोमीटर या साइक्रोमीटर रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को। लैक्टोमीटर की बात करते हैं डेंसिटी ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्योरिटी को मेजर करता है, डेंसिटी ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्योरिटी को मेजर करता है। लाइसीमीटर की बात करें तो इवेपो ट्रांसपीरेशन, लीचिंग लॉस ऑफ वाटर, इवेपो ट्रांसपीरेशन को भी और लीचिंग लॉस ऑफ वाटर को भी दोनों को मेजर करता है कौन, लाइसीमीटर। मैनोमीटर की बात करें तो रूट प्रेशर को मेजर करता है, मैनोमीटर क्या करता है, रूट प्रेशर को मेजर करता है। प्लेनिमोमीटर एरिया ऑफ एन इरेगुलर फिंगर, एरिया ऑफ इरेगुलर फिगर को मेजर करता है प्लेनोमीटर। ठीक है। पाइरहेलियोमीटर की बात करें तो अमाउंट ऑफ डायरेक्ट सोलर रेडिएशन को मेजर करता है, अमाउंट ऑफ डायरेक्ट सोलर रेडिएशन को। पाइरेनोमीटर की बात करें तो टोटल इनकमिंग ग्लोबल सोलर रेडिएशन की, टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन, वो अमाउंट ऑफ डायरेक्ट सोलर रेडिएशन, ये टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन पाइरेनोमीटर। पिक्नोमीटर की बात करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, पिक्नोमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। पीजोमीटर डेप्थ ऑफ वाटर टेबल। पोटोमीटर की बात करें तो ट्रांसपीरेशन को मेजर करता है, पोटोमीटर ट्रांसपीरेशन को मेजर करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट की बात करें तो मेजर, मीडियम और माइनर 3 है। उसका कैनाल कैचमेंट एरिया की बात करें तो 10,000 हेक्टेयर से अधिक वाले को मेजर में काउंट करते हैं, 2,000 से 10,000 वाले को मीडियम में और 2,000 से कम वाले को माइनर में। तो जो माइनर है 2,000 हेक्टेयर से कम वाला कैनाल कैचमेंट एरिया है जिसका, उसके लिए 25 लाख से कम फंड रेज होगा या पैसे लगेंगे। मीडियम वाले 2,000 से 10,000 हेक्टेयर के लिए बात करें तो 5 करोड़ टू 25 लाख से 5 करोड़ तक रुपये एलोकेट होते हैं फंड, या कॉस्ट लगता है उतना। मेजर की बात करें 10,000 हेक्टेयर से अधिक कैनाल कैचमेंट एरिया है तो लगभग मोर देन 50 करोड़ रुपए लगेंगे, मोर देन 50 करोड़ रुपए। ठीक है। अगला यूनिट है 6 मानसून। मानसून अरबिक वर्ड है, म्यूजियम से लिया गया है, इसका मतलब होता है सीजन। ठीक है। सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड ओवर द इंडियन ओशियन स्पेशली इन अरेबियन सी इज नोन एज द मानसून। ठीक है। इंडिया इज सिचुएटेड एट द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जोन एंड दिस ट्रेड विंड कंटिन्यू थ्रू आउट द ईयर। द टोटल अमाउंट ऑफ द प्रेसिपिटेशन इन द कंट्री 1194 mm है। और यहाँ टोटल रेनफॉल जनरेटेड वॉल्यूम इन इंडिया, अगर वॉल्यूम की बात करें तो 4,000 मिलियन हेक्टेयर, सॉरी 400 मिलियन हेक्टेयर पर मीटर है। एवरेज रेनफॉल, एवरेज रेनी डे किसको कहते हैं तो 130 दिन पर ईयर में अगर बारिश हो तो एवरेज रेनी डे किसी कंट्री के लिए कहा जाता है। रेनी डे किसको कहते हैं तो मोर देन 2.5 mm रेन ड्यूरिंग द 24 आवर्स इज कॉल्ड द रेनी डे। मानसून को डिवाइड किया गया। द साउथ वेस्ट मानसून की बात हो रही है तो कोस्ट ऑफ केरला से ये 1 जून को हिट करता है, कोस्ट ऑफ केरला को ऑफ एवरी ईयर। मिडिल ऑफ जुलाई को ये कवर कर लेता है होल इंडिया को अंडर द ग्रिप ऑफ रेनफॉल। इट विड्रॉल, इसका विड्रॉल जो होता है स्टार्ट होता है वेस्टर्न राजस्थान से 1 सितंबर टू द कंप्लीट विड्रॉल हो जाता है हमारा होल कंट्री से 15 अक्टूबर तक। 1 सितंबर राजस्थान के वेस्टर्न रीजन से विड्रॉल स्टार्ट होता है और 15 अक्टूबर तक पूरे कंट्री से विड्रॉल हो जाता है। मूव्स एट एवरेज स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मानसून मूव करता है। ठीक है। इट इज कॉल्ड द ग्रांड पीरियड ऑफ रेनफॉल इन इंडिया। मानसून पीरियड को ग्रांड पीरियड ऑफ रेनफॉल इन इंडिया कहा जाता है। कंट्रीब्यूट अराउंड मोर देन 75% ऑफ द टोटल रेनफॉल इन इंडिया। 75% साउथ वेस्ट मानसून से ही 75% से अधिक रेनफॉल हो जाता है इंडिया में। इन तमिलनाडु द कंसंट्रेशन इज ओनली 20 to 40% ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून सिंस मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इज रिसीव ड्यूरिंग द नॉर्थ ईस्ट मानसून। 20 से 40% हमारा तमिलनाडु में साउथ वेस्ट मानसून से, और बाकी जो बचा है वो हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून से कवर होता है रेनफॉल। जम्मू कश्मीर की बात करें तो कंसंट्रेशन ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून इज लगभग 35 से 50% तक जम्मू कश्मीर में साउथ वेस्ट मानसून से होता है। एंड रिमेनिंग पोर्शन इज फुलफिल द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग द नवंबर टू अप्रैल। तो बाकी जो 50% तक रेनफॉल है वो नवंबर से अप्रैल के बीच में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होता है। अगला है साउथ वेस्ट मानसून हैज़ 2 ब्रांचेज। साउथ वेस्ट मानसून के पास 2 ब्रांचेज होते हैं, एक अरेबियन सी ब्रांचेज, एक बे ऑफ बंगाल ब्रांचेज। अरेबियन सी ब्रांचेज कंट्रीब्यूट 770 mm रेनफॉल, 80% ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। दिस मूव्स नॉर्थवर्ड इन द लाइन। बे ऑफ बंगाल की बात करें तो कंट्रीब्यूट 340 mm। अरेबियन सी ब्रांच 770 mm रेनफॉल लगभग 80% साउथ वेस्ट मानसून का। अब बे ऑफ बंगाल 340 mm रेनफॉल एबव द 20% ऑफ साउथ वेस्ट मानसून का ये कवर करता है। दिस मूव्स अप टू आसाम, आसाम तक मूव करता है। अब नॉर्थ ईस्ट मानसून की बात करें, साउथ वेस्ट हो गया, अब नॉर्थ ईस्ट मानसून।
में है। नॉर्थ ईस्ट मानसून इज द वन सेट एट अबाउट 15 अक्टूबर एंड इट इज़ लिमिटेड मोस्टली ऑन साउथर्न स्टेट, जैसे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में होता है, ठीक है। एंड विड्रॉल अमाउंट ऑलमोस्ट बाई मिड दिसंबर तक विड्रॉल भी हो जाता है, ठीक है। तो 15 अक्टूबर से स्टार्ट होता है और मिड दिसंबर तक खत्म भी हो जाता है। तमिलनाडु गेट्स हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल इन नॉर्थ ईस्टर्न मानसून। तमिलनाडु सबसे ज़्यादा रेनफॉल नॉर्थ ईस्ट मानसून से लेता है, लगभग बताएंगे 60 से 70% तक। फॉलोड बाई आंध्रा, उसके बाद से आंध्रा आता है। दिस मानसून इज आल्सो नोन एज द रिट्रेटिंग मानसून। इसको क्या कहते हैं? रिट्रेटिंग मानसून भी हम कहते हैं। इट कंट्रीब्यूट्स अबाउट 15% ऑफ टोटल रेनफॉल इन इंडिया। ये 15% टोटल रेनफॉल इन इंडिया को कवर करता है। अगला है हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। मूव्स फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। इट डिफाइंड एज द लो प्रेशर या साइक्लोनिक सर्कुलेशन इन द विंड अबव द सर्फेस विच मूव्स फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज टू हिमालयन माउंटेन्स, ठीक है। दिसंबर टू मार्च की बात करें इज द मेन पीरियड फॉर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, कैरी रेनफॉल इन नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया विच आर वेरी यूजफुल फॉर रबी क्रॉप्स एंड राजस्थान लोकली नोन एज द मावाती मावाती कहते हैं उसको, राजस्थान में उसको मावाती कहते हैं। आगे दिया है एल नीनो। एल नीनो इज द फिनोमिनन दैट लीड्स टू द राइज इन द ओशियन टेम्परेचर स्टार्ट फ्रॉम द कोस्ट ऑफ पेरू। पेरू के कोस्ट से स्टार्ट होता है, ओशियन टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है, जो कि इंडियन मानसून को बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है, जिससे कि ड्राई वीदर एंड ड्रॉट आते हैं। ड्राई वीदर एंड ड्रॉट आते हैं। रिवर विच यूटिलाइज मैक्सिमम फ्लो, गंगा। और एल नीनो का एक उल्टा होता है ला नीनो। ला नीनो जिस समय ला नीनो का कंडीशन होता है उस समय जो टेम्परेचर होता है हमारा ओशियन सरफेस का, ओशियन टेम्परेचर हो जाता है वो कम होता है। वो भी पेरू से ही स्टार्ट होता है कोल्ड करंट के साथ, जिससे कि हमारा उस सीजन मानसून अच्छा खासा आता है। उसके बाद से आर्टिफिशियल रेन मेकिंग या कोल्ड सीडिंग की, क्लाउड सीडिंग की बात करें तो क्लाउड सीडिंग में दो तरह का होता है, एक कोल्ड क्लाउड सीडिंग, एक वार्म क्लाउड सीडिंग। कोल्ड क्लाउड सीडिंग में हम सोडियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं। वहीं वार्म क्लाउड सीडिंग की बात करें तो हम सिल्वर आयोडाइड हो गया, सिल्वर आयोडाइड और ड्राई आइस का यूज़ करते हैं, और ड्राई आइस का यूज़ करते हैं हम, ठीक है। इन डायनेमिक क्लाउड सीडिंग मैसिव क्वांटिटी ऑफ 100 to 1000 न्यूक्लियाई फॉर अ लीटर ऑफ क्लाउड एयर आर एप्लीकेबल अप्लाइड। वीदर फोरकास्टिंग की बात करें, वीदर फोरकास्टिंग शॉर्ट रेंज होता है 3 दिन से कम, मतलब अप टू 72%, कहीं कहीं दिया होता है 2 ही दिन तक दिया होता है, 48 घंटे तक का। दूसरा मीडियम रेंज 3 से 10 दिन तक का, और लॉन्ग रेंज 10 दिन से पूरे एक सीजन का हो सकता है या पूरे साल का हो सकता है। तो शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग इज इशूड ट्वाइस अ डे। जो शॉर्ट रेंज वाला होता है एक दिन में 2 बार होता है और 36 घंटे के लिए वैलिड होता है। लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग इशूड थ्राइस इन अ ईयर, 3 बार एक साल में लॉन्ग रेंज वाला फोरकास्टिंग मिलता है, 3 सीजन के लिए कह सकते हैं, जिससे कि हम क्रॉपिंग पैटर्न हम चूज करते हैं। द प्रिडिक्शन ऑफ मानसून इज बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग वाइल सिनॉप्टिक मेथड ऑफ फोरकास्टिंग यूज फॉर द शॉर्ट रेंज के लिए सिनॉप्टिक मेथड होता है, सिनॉप्टिक मेथड यूज करते हैं, और लॉन्ग रेंज के लिए हम स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करते हैं, उसके बाद है कि NCMRWF नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वीदर फोरकास्ट, ये न्यू दिल्ली में। नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वीदर फोरकास्ट ये न्यू दिल्ली में है, और बाकी शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज वाला वो पुणे में है, पुणे लेबोरेटरी से रिलीज़ की जाती है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर की बात करें तो लेटेंट हीट फॉर वेपराइजेशन होता है 580 कैलोरीज पर ग्राम एट द 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हीट सब्लिमेशन की बात करें तो 680 कैलोरी पर ग्राम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हीट ऑफ फ्यूजन की बात करें तो 80 कैलोरी पर ग्राम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर एक्सपेंडेड ऑन फ्रीजिंग 9% बाई वॉल्यूम, 9% बाई वॉल्यूम। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर की बात करें तो -80 होता है। वाटर हैज़ हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी पर ग्राम ऑफ एनी नोन सबस्टेंसेज एक्सपेक्ट लिक्विड अमोनिया इज इट मीन्स इट इज़, जो कि लिक्विड अमोनिया का होता है 1.03 कैलोरी पर ग्राम। बाकी उससे सबका उससे ज़्यादा ही होता है, और वाटर का एक होता है 1 कैलोरी पर ग्राम स्पेसिफिक हीट। वाटर लॉजिंग की बात करें, लॉगिंग अ सिचुएशन वेयर वाटर लॉगिंग की बात हो रही है, वेयर ऑल द पोर्स, जैसे बहुत माइक्रो एंड मैक्रो पोल्स अगर फिल हो जाए वाटर से टेम्प्रोरी या परमानेंटली, तो उसको हम वाटर लॉगिंग कहते हैं, ठीक है। वाटर लॉक्ड एरिया हो गया वो। डिटर्मिनेशन करते हैं वाटर लॉक्ड एरिया, रिड्यूस हो जाता है वहाँ पे ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट, रिड्यूस हो जाता है रेडक्स पोटेंशियल, EHI उसको कहते हैं। वेल एयरेटेड सॉइल का होता है 400 से 700 MV, ठीक है। और वाटर लॉक्ड का EH हो जाता है हमारा रेडक्स पोटेंशियल हो जाता है -250 से -300 MV, ठीक है। उसके बाद डिनाइट्रिफिकेशन की बात करें तो डिनाइट्रिफिकेशन लूज मोर इन वाटर लॉक्ड सॉइल। इन सबमर्ज्ड राइस SO4 एंड are reduced to sulfide that is further reduced to H2S that cause akochi in rice due to the toxicity of H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। SO4 जो होता है समर्ज सॉइल में, समर्ज राइस में क्या होता है, सल्फाइड में, उसके बाद से फर्दर वो हाइड्रोजन सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाता है। अप्रोचेज ऑफ इरिगेशन शेड्यूलिंग की बात करें, अप्रोचेज ऑफ इरिगेशन शेड्यूलिंग तो पहला होता है ट्रांसपीरेशन रेशियो के हिसाब से। तो पहला ट्रांसपीरेशन रेशियो अप्रोच, अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसपायर्ड बाय अ क्रॉप टू प्रोड्यूस यूनिट अमाउंट ऑफ ड्राई मैटर, दिस इज आल्सो नोन एज द एब्सोल्यूट अप्रोच, सॉइल मॉइस्चर डिफिसिट
अप्रोच, सॉइल मॉइस्चर डिफिसिट अप्रोच की बात करें फॉर मेज एंड वीट 25% डिप्लीशन ऑफ अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर, 25% डिप्लीशन ऑफ अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर। फॉर ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप की बात करें तो 50% डिप्लीशन ऑफ द अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर, 50%। तो सॉइल मॉइस्चर डिफिसिट अप्रोच की बात करें तो मेज एंड वीट 25% ऑफ डिप्लीशन ऑफ द अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर अगर होगा तो डिफिशियंसी दिखने लगेगी। फॉर ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप जैसे उसमें 50% डिप्लीशन होगा तो हमको मॉइस्चर ऐड करना पड़ जाएगा। क्लाइमेटोलॉजिकल अप्रोच जिसको हम IW/CP अप्रोच कहते हैं, IW/CP अप्रोच जो कि इरिगेशन शेड्यूलिंग का एक मेथड है। आल्सो नोन एज द मॉइस्चर इंडेक्स अप्रोच, इसको मॉइस्चर इंडेक्स अप्रोच भी कहते हैं। द रेशियो IW/CPE सर्व्स एज द सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस इंडेक्स, लोअर द रेशियो विल बी मोर स्ट्रेस, जितना कम रेशियो होगा उतना ज़्यादा स्ट्रेस होगा। इट इज़ साइंटिफिक अप्रोच बट नॉट प्रैक्टिकल यूटिलिटी, ये साइंटिफिक अप्रोच है लेकिन प्रैक्टिकल यूटिलिटी इसकी नहीं है। क्रिटिकल स्टेज अप्रोच की बात करें तो क्रिटिकल स्टेज अप्रोच जो होता है स्टेट ऑफ ग्रोथ व्हेन प्लांट्स आर मोस्ट सेंसिटिव टू द शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू करेक्शन ऑफ डिफिशियंसी। जैसे कि अगर हम राइस में देखें तो बोटिंग स्टेज होता है, पेनिकल इनिशिएशन स्टेज, फ्लावरिंग स्टेज, इसका IW/CP रेशियो होता है 1.2, सबसे ज़्यादा होता है 1.2। वीट में देखा जाए तो CRI स्टेज, टिलरिंग स्टेज, ज्वाइंटिंग स्टेज, फ्लावरिंग, मिल्किंग एंड ऑफ स्टेज 0.9 होता है। मेज की बात करें तो टेसलिंग और सिल्किंग होता है 0.9 होता है। कॉटन की बात करें तो फ्लावरिंग, बाल फॉर्मेशन 0.7 होता है। ग्राम की बात करें तो प्री फ्लावरिंग, पॉट डेवलपमेंट 0.6 होता है IW/CP रेशियो। ग्राउंडनट की बात करें तो फ्लावरिंग, पेगिंग एंड पॉट फिलिंग, इसका भी 0.6 होता है। यानी ग्राम, ग्राउंडनट और पिजन पी तीनों का 0.6 होता है। ठीक है, पिजन पी का फ्लावर इनिशिएशन और पॉट फॉर्मेशन ये दो जगह इसका क्रिटिकल स्टेज होता है। सैफ फ्लावर की बात करें तो फ्लावर इनिशिएशन के समय इसका सबसे कम होता है 0.4%, सैफ फ्लावर का 0.4%। उसके बाद परसेंटेज इरीगेशन, ये परसेंटेज इरीगेटेड एंड वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ मेजर फील्ड क्रॉप परसेंटेज इरीगेटेड एरिया और वाटर रिक्वायरमेंट। शुगर कैन का होता है 93%, 1500 से 2500। वीट का होता है 85%, 650 से 800 वाटर रिक्वायरमेंट MM में। परसेंटेज इरीगेटेड एरिया सबसे ज़्यादा शुगर कैन का है, देन वीट का है, फिर राइस का 50% लगभग है, और ऑयल सीड का 25% और पल्सेस का 10%। सबसे ज़्यादा पल्सेस रेनफेड एरिया में ही ग्रो की जाती है। अब देखा जाए शुगर कैन को 1500 से 2500 वाटर रिक्वायरमेंट होती है MM में, वीट को होती है 650 से 800 MM लगभग, राइस का होता है 1500 MM प्लस, ही होता है 1500 MM से। ऑयल सीड का होता है लगभग 500 से 700 MM, पल्स का होता है 450 से 700 MM। मेजरमेंट ऑफ इरीगेशन वाटर, मेजरमेंट ऑफ इरीगेशन वाटर की बात करते हैं। 1 क्यूसेक में 28.3 लीटर वाटर होता है, 1 क्यूसेक में 28.3 लीटर वाटर। 1 क्यूमेक में 1000 लीटर ऑफ वाटर, माने 10⁻3। ठीक है, 1 हेक्टेयर MM में, क्यूमेक के बाद 1 हेक्टेयर MM में 10,000 लीटर वाटर 10⁻4 होगा। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर की बात करें, MM सब सेंटीमीटर में जाएंगे तो हमारा 10⁻5 होगा, लगभग 1 लाख लीटर ऑफ वाटर। और 1 हेक्टेयर मीटर की बात करें तो 10⁻7 हो जाएगा, या 10,000 मीटर क्यूब हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे 1 करोड़ लीटर वाटर, 1 करोड़ लीटर वाटर। ठीक है, 1 करोड़ लीटर। मेजर ऑफ वाटर हाइट, मेजर ऑफ वाटर हाइट, एक एटमॉस्फेयर की बात करें तो 1036 सेंटीमीटर ऑफ वाटर होता है। एक एटमॉस्फेयर में 1036 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। एक बार बराबर 1023 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, एक बार बराबर 1023 सेंटीमीटर वाटर होता है। कन्वर्जन यूनिट ऑफ 1 एकड़ इक्वल्स टू 0.405 हेक्टेयर। कन्वर्जन यूनिट की बात करें, देखा जाए 1 एकड़ बराबर होता है 0.405 हेक्टेयर, और 1 हेक्टेयर बराबर होता है 2.47 एकड़, 2.47 एकड़। ठीक है, अगला है प्लोइंग इज अ क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द क्रीडा हैदराबाद। जो प्लोइंग है उसको क्लासिफाइड किया क्रीडा हैदराबाद 1985 के तहत। तो 3 तरह का है, डीप, मीडियम, सैलो। डीप होता है 25 से 30 सेंटीमीटर, मीडियम होता है 15 से 20, और सैलो होता है 5 से 6 सेंटीमीटर डेप्थ में। ठीक है, अगला है वाटर सेट। इट मे बी नेचुरल यूनिट ऑफ लैंड। वाटर सेट क्या होता है? नेचुरल यूनिट ऑफ लैंड में भी हो सकता है। हुज रेनफॉल कलेक्शन, जहाँ रेनफॉल कलेक्शन होता है, एंड फ्लो ऑफ द एरिया थ्रू अ सिंगल कॉमन आउटलेट इन अ रिवर या अदर वाटर बॉडी। एक नेचुरल यूनिट ऑफ लैंड हो सकता है जिसमें रेनफॉल कलेक्ट होता है, रेनफॉल वाटर कलेक्ट होता है, और सिंगल आउटलेट द्वारा उन रिवर हो सकता है, चैनल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिससे कि उस पूरे एरिया में पानी सर्कुलेट होता रहे। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर सेट की बात करें तो ये चालू होता है मिनी, माइक्रो, मिली, सब, मैक्रो और मैक्रो। तो मिनी वाटर सेट का जो एरिया होता है वो 10 से 100 हेक्टेयर का होगा, 10 से 100 हेक्टेयर। उसके बाद से माइक्रो वाटर सेट, मिनी के बाद माइक्रो होता है 100 से 1000, मिली का होता है 1000 से 10,000, सब मैक्रो का होता है 10,000 से 50,000, और मैक्रो का होता है ग्रेटर देन 50,000 पर हेक्टेयर। ठीक है, तो 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से 10,000, 10,000 से 50,000, और मोर देन 50,000। मिनी, माइक्रो, मिली, सब मैक्रो और मैक्रो, मिनी, माइक्रो, मिली और मैक्रो और सब मैक्रो। ठीक है, अगला है हमारा यूनिट 7 जो कि नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।